नमस्कार साथियों, रेडियो जयघोष के सभी श्रोताओं का और दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम घुमक्कड़ में। घुमक्कड़ कार्यक्रम आप सुनते हैं 107.8 FM रेडियो जयघोष पर, या आप हमें वेब के माध्यम से भी सुन सकते हैं। साथियों, हमने जब भी घूमने की बात की है इसके पहले, तो ज़्यादातर पर्यटन स्थलों के बारे में बताया है, बहुत सारी ऐसी जगहों के बारे में बताया है, चाहे वो वन्य जीवों से संबंधित अभ्यारण्य की बात हो या फिर बात हो किसी ऐसे पर्यटन स्थल की जहाँ के भग्नावशेष अपनी कहानी कहते हैं, अपनी दास्तां कहते हैं। लेकिन आज इस घुमक्कड़ कार्यक्रम में हम घुमाने की बात कर रहे हैं अपने देश के उन ग्रामीण अंचलों के बारे में जिसके बारे में जानना समझना शायद आज के ज़माने में बहुत ज़रूरी हो जाता है। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे बीच विषय विशेषज्ञ के तौर पर उपस्थित हैं श्री राधे श्याम दीक्षित जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जेपी जी। साथियों, आज हम बात करेंगे एग्रो टूरिज्म पर। तो सबसे पहले यहीं से शुरुआत करते हैं आपसे कि ये एग्रो टूरिज्म है क्या, इसकी आवश्यकता हमें क्यों पड़ी? हाँ, देखिए, एक तो आपका जो ये शो है घुमक्कड़, मुझे लगता है कि हर इंसान को घुमक्कड़ होना ही चाहिए, क्योंकि न केवल ये आपको बहुत कुछ सीखने को, समझने को और देश दुनिया को देखने का मौका देता है, बल्कि जो इतनी समृद्ध विरासत है भारत की खास करके, तो उसको भी आप जानते हैं। अब आप सोचिए, पूरी दुनिया में इतनी क्लाइमेटिक जोन नहीं है जो हमारे भारत में है। बिल्कुल। तो हम लोग बड़े खुशहाल हैं इस मामले में, लेकिन हमें पता नहीं। जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि साहब हमको स्विट्जरलैंड जाना है, लेकिन वो बुंदेलखंड की धरती पर नहीं गए। अगर वो इस समय कोई भी बुंदेलखंड की धरती पर जाएगा तो उसको सड़क के दोनों तरफ, एक तरफ नीदरलैंड एक तरफ स्विट्जरलैंड से कम नहीं नजर आएगा। लेकिन चूंकि इसकी मार्केटिंग हमारे देश में नहीं हुई, तो मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों में, जैसे हमारे कृषि क्षेत्र में बहुत तरह की वनस्पतियां हैं, बहुत तरह के जंगल हैं, बहुत तरह के गांव ऐसे हैं जहां पर खास तरह की कारीगरी है, खास तरह के लोग रहते हैं, आदिवासी क्षेत्र हैं जहां पर आपको बहुत सुकून मिलेगा। प्रकृति के साथ जीवन जीने की शैली उनकी क्या है, वो पूरी जीवन चक्र उनमें कितना सस्टेनेबल सोल्यूशन के साथ जी रहे हैं। पूरी दुनिया सस्टेनेबल सोल्यूशन ढूंढ रही है। आखिरकार लोग जब घूमने जाते हैं तो इसीलिए तो जाते हैं कि हम शहरी तनाव और पारिवारिक तनाव से दूर होकर के कहीं जाकर के नेचर की गोद में जाएं और सुकून मिले, और साथ में कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस मिले जो आपको काफी दिन ऊर्जावान रख सके। तो हम लोग जब एग्रो टूरिज्म की बात करते हैं तो उसमें एग्री आ जाता है और पर्यटन भी आ जाता है। तो कृषि वो क्षेत्र है जो विविधतापूर्ण है। तो हमारे पूरे देश की कृषि क्षेत्र में भ्रमण करने में आपको गाँव के अनुभव मिलते हैं, ग्रामीण जीवन का अनुभव मिलता है, प्रकृति का आनंद मिलता है, और खेतों में तमाम तरह की औषधियाँ, वनस्पतियाँ, फसलें, अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह का वातावरण मिलता है। अगर आप हिमाचल जा रहे हैं, हिमाचल तो घूम आए, पहाड़ तो देखा है, लेकिन सेब के बागानों में नहीं गए, आप संतरों के बागानों में नहीं गए, बिल्कुल। आप तमाम तरह की कीवी आप खाते हैं, लेकिन कीवी होती कैसी है आपने देखा नहीं। आप अंगूर के बेलों के बीच में आपने उसकी खूबसूरती को नहीं निहारा। आप ये जो प्रकृति है उसके बीच का जो आनंद है वो मिलता है, और साथ में एक सहज जीवन मिलता है। और सबसे बड़ी जो बात है, हमारे तमाम जो साथी घुमक्कड़ हैं उनको बड़ा कीमत खर्च करनी पड़ती है बाकी जगहों पे घूमने के। लेकिन जब एग्रो टूरिज्म की तरफ आप जाते हैं तो एक तो सस्ता अच्छा खाना मिलता है, मिलावट रहित मिलता है, किसान के घर में किसान के द्वारा बनाया हुआ मिलता है, तो बिल्कुल मिट्टी की खुशबू आपको मिलती है, विशुद्ध भोजन और शुद्ध आपको वातावरण मिलता है, और साथ में आपको बहुत सस्ता रहने के लिए आवास भी मिल जाता है। कई जगहों पर तो किसान इतने अच्छे हैं कि वो आपसे खर्च भी नहीं लेते। तो ये उनकी भावना है। आजकल कैंपिंग भी चल रही है। अगर आप अपना टेंट लेके जा रहे हैं तो मुमकिन है कि किसी किसान के खेत में उसके ट्यूबवेल के बगल में अपना टेंट डाल करके प्रकृति के गोद में रह ले। तो ये सुविधा है। दूसरा जो सबसे बड़ी बात है, इसमें खेल भी देसी वो भी मिलते हैं, तो ये अच्छा अनुभव होता है। और आजकल जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि सब आजकल शहरी जीवन में परिवारों के साथ आउटिंग करनी है तो कहाँ जाएं, मॉल चले जाते हैं। तो मॉल तो हर बार एक ही जैसा दिखेगा आपको, बिल्कुल, और उल्टा आपकी जेब खाली भी करा देता है और अनुभव भी नया नहीं आता। लेकिन जब आप इसमें आते हैं तो अनुभव नया आता है, जेब की बचत भी होती है, और एक नए समाज से, एक नई विरासत से, नई संस्कृति से, नए लोगों से भेंट होती है, उससे खुशी भी मिलती है, कुछ यादें भी अच्छी लेकर आते हैं, और आप दूसरों की जीवन में अपनी तस्वीरों और वीडियो के जरिए खुशियां भी बांट देते हैं। इसमें 2-3 बातें तो बड़ी महत्वपूर्ण हैं। वैसे सारी ही बातें महत्वपूर्ण हैं, लेकिन अगर आप इन बिंदुओं पर ध्यान दें कि आपका खर्चा बचता है, आप विशुद्ध भोजन पाते हैं। बहुत जगहों पर हम पैसा अधिक खर्च करते हैं, लेकिन स्वास्थ्य के प्रति वो भोजन उतना उचित ही नहीं होता है, सुपाच्य नहीं होता है। और दूसरी चीज़, बहुत सारी जगहों पर आप घूमते हैं, पर जब अपने नेचर और अपनी प्रकृति से जुड़ करके आप अपने धरती को देखते हैं, वहाँ की जो रत्नगर्भा हमारी धरती है वो क्या क्या चीज़ें देती है, उसकी पैकेजिंग कैसी होती है, उसकी मार्केटिंग कैसी होती है, वो चीज़ें हम तक कैसे पहुँचती हैं शहरों तक, ये भी जानने सुनने का उसमें एग्रो टूरिज्म में मिलता है। बिल्कुल। अभी आप देखें तो
जब आप बहुत सी फिल्मों को आप देखते हैं, खास करके साउथ की फिल्में आप देखें, तो उसमें आप देखिए ग्रामीण परिवेश में बहुत हरियाली दिखती है, हरियाली भी दिखती है, जीव जंतु भी दिखते हैं, आपको बहुत तरह की वनस्पतियां भी दिखेंगी, तो तरह की खेती का भी इस्तेमाल करते हैं, बैकड्रॉप बहुत बदल के लेते हैं। पहले भी फिल्मों में कश्मीर और इस तरह की वादियों का बड़ा रेफरेंस आता था, तो अब हमारा वो घटा। तो हम लोगों के दिमाग में भी जब घूमना होता है तो दुबई आता है, ऐसे अलग अलग जगहों पर आप स्विट्जरलैंड जाएंगे, नीदरलैंड जाएंगे, या आप फिनलैंड, अलग अलग जगहों को देखते हैं, और एक व्यक्ति के जाने का खर्चा वो 3 से 4 लाख रुपए निकल जाता है। तो यानी खास करके जो हमारा देश जो ग्रामीण परिवेश से जुड़ा हुआ है, या एक तरह से कहें कि लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास ज़्यादा है, उसके लिए तो वो अफोर्डेबल नहीं है। तो उनके लिए सबसे अच्छा अवसर है कि एग्रो टूरिज्म की दिशा में वो आएँ। और सबसे अच्छी बात है कि अभी जो शहरी जीवन है उनको पता भी चलता है कि हमारा देश है क्या, हमारी संस्कृति क्या है, परंपराएं क्या हैं, ग्रामीण परिवेश क्या है, तो उनको ठीक से जानने समझने का अच्छा मौका मिलता है। अभी हमारे बहुत से साथियों ने ऐसे एग्रो टूरिज्म के इनिशिएटिव्स लिए, तो वहाँ पर जो लोग गए तो देखने को ये मिला कि बच्चों को जो वनस्पतियाँ या जो फसलें आपके घर में इस्तेमाल होती हैं, उन सब्जियों का अंग्रेजी नाम तो पता है, लेकिन वो हिंदी में क्या कहते हैं नहीं पता। वो उन्होंने भोजन में लिया तो है, लेकिन उसका पौधा कैसा होता है उनको देखा ही नहीं। तो कई बार उनको लोगों को लगता है कि जैसे ये खरबूजा जो है इसका कोई पेड़ होता होगा, इसका कोई खरबूजे का पेड़ होता होगा, तो वो उनको बेलों का अंदाजा नहीं है। बेलों का तो तरबूज भी ऐसे ही कोई होता होगा, क्योंकि इतना भारी तरबूज है, ये कोई छोटे मोटे पौधे में तो हो नहीं सकता। तो ये उनका अनुभव भी बढ़ता है। और कॉर्न हो सकता है, बेलों में बहुत बहुत कुछ है। तो ये एक ना प्रकृति के साथ जीवन जो है बहुत आनंद देता है, और आपको तमाम जो आपको मेंटल स्ट्रेस या फिजिकल स्ट्रेस है उसको भी रिलीज करने में बड़ा मददगार है। तो जो लोग इस टूरिज्म को करना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, उन्हें क्या करना होता है, वो कैसे इसको प्लान करें? हाँ, इसमें देखिए अभी क्या है कि बहुत से जगहों पर ऐसे किसानों के समूह बन गए जो इस तरह के इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, तो आपको उनसे जुड़ना है। बहुत से ऐसे संगठन हैं, जैसे राष्ट्रीय गोत्पादक संघ है, उसमें बहुत सारे ऐसे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में इनिशिएटिव चल रहे हैं, तो उनकी जानकारी मिल सकती है। बहुत से एफपीओज भी ऐसे इनिशिएटिव ले रहे हैं, राजस्थान में, महाराष्ट्र में जो बड़े बड़े ऐसे सेटअप बन गए हैं, जैसे चौकी धाड़ी है, जोर की धाड़ी है, या आप कोल्हापुर में जाएं तो वहाँ पर काटसिद्धेश्वर का महाराज का स्थान है, जहाँ पर पूरे ग्रामीण भारत का आपको चित्र देखने को मिलेगा, अनुभव मिलेगा। तो उन जगहों पर वो ग्रामीण परिवेश को जोड़ करके ऐसे सेंटर बनाए गए हैं, तो अच्छे अवसर हैं, वहाँ जा सकते हैं। और जो आप दुधवा है या ऐसे जो अपने अभ्यारण्य हैं, उनके आसपास भी ऐसे गांव में कुछ ऐसे डेवलपमेंट्स हुए हैं जहाँ कनेक्ट हो सकते हैं। बिल्कुल। तो इस तरह से संभावनाएं बहुत बन रही, और इसमें अवसर भी बहुत है। जो साथी चाहते हैं कुछ नया करें, उनके लिए भी इसमें अवसर है कि वो फैसिलिटेटर बन सकते हैं, किसानों को जोड़ करके ऐसे समूह बना सकते हैं, गाँव के अंदर वो हट्स बना सकते हैं। ऐसे बढ़ रहा है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और यूट्यूब पे देखें तो बहुत से लोगों को वेबसाइट के जरिए, यूट्यूब के जरिए इन्फॉर्मेशन पूरे देश में हर जगह ऐसे इनिशिएटिव बढ़े हैं। हमने देखा कि जैसे इसकी शुरुआत तो आज की नहीं है, इसकी शुरुआत तो 1800 कुछ में इटली में ही हो चुकी थी, लेकिन भारत में भी इस दिशा में बहुत ज़्यादा प्रयास नहीं हुए हैं, या लोगों में इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है, जागरूकता नहीं है। इसीलिए ये वजह है ना कि लोग जब प्लान करते हैं तो गोवा मसूरी इधर उधर प्लान कर लेते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों को देखने से रह जाते हैं, चूक जाते हैं। आपने बहुत अच्छा इशारा किया। तो इस पर मैं जोड़ना चाहता हूँ कि अभी जो शहरी जीवन है वो बहुत चकाचौंध भरा है, लेकिन जब आप इटली की बात करते हैं तो इटली ही नहीं, पूरी दुनिया के किसी भी देश में आप देखें तो जो प्राकृतिक जीवन जीना चाहते हैं वो मड हाउस में रहना चाहते हैं, यानी मिट्टी के घर में। अब मिट्टी के घर की संस्कृति कहाँ की है? हमारे हिंदुस्तान की। तो अब हम इटली का नाम लेके उसको क्रेडिट तो दे सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो हर गांव एक तरह से इस संस्कृति से रचा बसा रहा है, पर्यावरण के साथ संस्कारित होता है। यानी मिट्टी के घर प्रदूषण नहीं पैदा करते, कंक्रीट का जंगल नहीं पैदा करते, और जब वो अपनी आयु पूरी करते हैं तो फिर मिट्टी में बराबर से मिलते हैं, और वो किसी का व्यवधान पैदा नहीं करते, और अगर खड़े भी रहते हैं तो उसमें वनस्पतियों के लिए एक सहारा बन जाते हैं। तो ये है। तो मुझे लगता है कि भारत की जो संस्कृति है वो बड़ी पर्यावरण के साथ साहचर्य की है, सहभाग की है। तो ये जीवन का बहुत अमूल तत्व है जिसको दुनिया के लोगों ने देखा, समझा, जाना और इसे अपनाया है। चूंकि उन्होंने अपनाया तो उन्होंने इसके बहुत सारे तत्वों पर रिसर्च किया, और जब उस रिसर्च के साथ जुड़े तो थोड़ा उनको डेवलपमेंट करने में मदद मिली, और अगर कोई ऐसा साथी जो टूरिज्म, एग्रो टूरिज्म में इंटरेस्ट लेता है, तो ऐसे अभी जो वेबसाइट्स हैं उन पर आप जाके देखेंगे तो आपको पता चलेगा मड हाउस ज्यादा महंगे हैं रादर देन होटल्स। अभी आजकल देखिए कि जो लोग बहुत से अपने जगहों पर जो हैं, ऐसे सक्षम लोग हैं जो अपने होटल्स और ये सब चीज़ें बनाते हैं, वो कहीं कहीं पर इसी तरह से ग्रामीण उसकी
परिकल्पना करते हैं कि आइए हम यहाँ आपको विशुद्ध देसी घी देंगे, हमारे यहाँ के जो मेज़ कुर्सी है वो गाय के गोबर से लिपा हुआ होता है, दीवारें फुली ऐसी हैं, पूरा एनवायरनमेंट आपको इको फ्रेंडली मिलेगा, ऐसा लोग देते हैं और वहाँ लोग ज़्यादा पैसा खर्च कर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अभी हम लोग थे 3 दिन पहले बुंदेलखंड में, बांदा में बहुत प्रसिद्ध स्थान है प्रेम सिंह की बगिया। प्रेम सिंह जी जो है वो जो प्राकृतिक आवर्तनशील खेती है उसके प्रमोटर हैं। अच्छा। और उनकी बगिया ऐसा है जिसमें करीब 20 से 21 देशों के विदेशी भी आके वहाँ पर इसका लाभ लेते हैं और इसमें 10-10 दिन, 15-15 दिन, 2-2 हफ्ते गुजारते हैं और उनको अवसर मिलता है बहुत ज़मीनी स्तर से चीज़ों को समझने जानने का। दूसरे मित्र हैं डॉक्टर रविकांत पाठक जी, जिन्होंने हमीरपुर में अलग अलग गुरुकुल बनाए हैं और गुरुकुल के साथ एक ग्रामीण परिवेश का सांचा ढांचा बनाया है जहाँ पर बहुत दुनिया के अलग अलग देशों से लोग आते हैं और भारत के अलग अलग हिस्सों से लोग आते हैं। ऐसे ही एक मित्र हैं कान सिंह निर्माण जी, जो कि राजस्थान में जोर की धाड़ी चलाते हैं। तो कोई भी यूट्यूब पे, गूगल पे जाके सर्च करेगा तो जोर की धाड़ी पूरी तरह से एक प्राकृतिक वातावरण है जहाँ कोई भी जाके कृषि के साथ जीवन जी सकता है, सीख सकता है। और अगर उसको लगता है कि रोजमर्रा की नौकरी में वो तनाव में है तो खुद भी प्रकृति की गोद में रहते हुए ऐसा एक नवाचारी प्रयास कर सकता है जहाँ से उसकी आय भी हो। हमें याद आता है राधे श्याम जी कि हम लोग बचपन में जब यही रहे होंगे, 7 या 8वीं दर्जे में रहे होंगे, तो क्या करते थे, एक दिन प्लान करते थे और अपने आसपास के लड़कों को इकट्ठा करते थे। उसके बाद सब कहते थे कि कोई स्टोव लेकर के आओ, कोई केरोसिन लेकर के आओ और कोई चावल लेकर के आएगा और बाकी चीज़ें वहीं पर मूली पत्ता ये सब मिला के तहरी भोज करके भगिया में भंडारा किया जाता था। बिल्कुल। ये जो सुख है, एक तो क्या है, आपने बहुत खूबसूरत बात कही और इसमें ही ये छिपा हुआ राज है इसका कि मनुष्य जो है वो उन्मुक्त होना चाहता है, फ्री होना चाहता है, बंदिश में नहीं रहना चाहता, वो अपनी तरह से जीवन जीना चाहता है, अपनी तरह से। तो जब आप बगिया में पेड़ पे खुलकर आप चढ़ते हैं, कूदते हैं, आप अपने मन चाहे तरीके से फलों को तोड़ते हैं, पाते हैं, उसमें एक जो आनंद की अनुभूति होती है ये बेशकीमती है। इसलिए अभी भी बाजार में आपकी क्षमता 5 किलो आम लेने की इमीडिएट है, लेकिन कहीं अगर बाग में ये अवसर मिलेगा तो वहाँ 5 आम तोड़ने का जो सुख है, जो लालच है, वो आप उसको आप रोक नहीं पाते हैं। तो एक चीज़ और जानना चाहते थे कि इस दिशा में जो एग्रो टूरिज्म की बात है, ये हमारे किसानों के लिए किस तरह से लाभकारी, यानी उनके विपणन में, व्यापार में और ये बहुत कारगर तरीका हो सकता है, बल्कि है। अभी हम लोगों ने जो प्रयोग किया उसमें ये देखा कि जो प्राकृतिक उत्पादों या नेचुरल और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं उनमें ट्रस्ट डेफिसिट बहुत है, संकट है भरोसे का। लेकिन जब किसान के खेत पर उसका उपभोक्ता आता है सपरिवार, तो न केवल भरोसा जमता है बल्कि वो जाते समय उत्पाद भी लेके जाता है और इस बहाने उनके यहाँ उनके दिन भर की गतिविधियों के लिए, भोजन के लिए उसका एक शुल्क भी पे करता है। और इसमें उन परिवारों को सुविधा होती है, क्योंकि एक परिवार अगर आप अनुभव करें तो मॉल में जाते हैं तो औसतन उनकी गाड़ी का किराया, जो पेट्रोल लगता है, वो 500 से ऊपर का खर्च हो जाता है। पेट्रोल है, पार्किंग है, लगी जाता है। उसके बाद आप मॉल में जाते हैं तो सामान्य खाने पीने में ही आराम से प्रति व्यक्ति 500 रुपये से ऊपर खर्च हो जाता है। बिल्कुल। तो यानी 2 से 2,500 रुपये एक आउटिंग पे खर्च होता है। और ये खर्च जब गाँव में किसी किसान के दरवाजे पे होता है तो अगर वो 1,000 रुपये भी उसके कॉन्ट्रीब्यूशन में जा रहा है तो उसके लिए एक अतिरिक्त आय होती है और उसके माध्यम से किसानों का भरोसा भी बढ़ता है। क्योंकि अभी किसान के जो आय के स्रोत हैं उसमें जिस तरह से बाकी चीज़ों की दरें बढ़ी हैं, खेती के उत्पादन की जो दरें हैं नहीं बढ़ी, जबकि लागत बढ़ गई, उसका प्रॉफिट घटा है। तो उसके पास ऐसे नवाचारी तरीके विकसित करने की आवश्यकता है। इसलिए भी एग्रो टूरिज्म में काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है। अब जो सक्षम किसान हैं उन्होंने रेजिडेंशियल फैसिलिटीज़ भी दी हैं और बाकी किसानों के अंदर भी ये उत्सुकता आई है। तो धीरे धीरे अगर ये और बढ़ता है तो वो भी बहुत कुछ नवाचारी प्रयास उनके एंड से पढ़ेंगे। अभी मोटे मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो हम भारत में ऐसे किन किन प्रदेशों में जा सकते हैं जहां पर हम इस पूरी सुविधा का लाभ ले सकते हैं? जैसे मध्य प्रदेश में बहुत बड़ा है, उत्तर प्रदेश में आपका बुंदेलखंड में भी बहुत है, इधर इस तरफ उत्तर के क्षेत्र में भी काफ़ी है, पूर्वांचल में भी धीरे धीरे इस पे बहुत सारे आ रहे हैं। खास करके जितने अभ्यारण्य उसके आसपास के गाँव में ऐसी गतिविधियाँ बहुत हैं, बहुत हुई हैं। दुधवा के पास भी ऐसे सेंटर्स बन रहे हैं। इस तरह से ये देखने को मिल रहा है। और साथ में अगर आप देखें तो जो जैसे आगरा के आसपास भी ऐसी गतिविधियाँ बहुत बढ़ी हैं। और अगर उत्तर प्रदेश के बाहर की बात करें तो आपको राजस्थान में तो बहुत, मतलब ये कह सकते हैं कि लगभग 10-20 गाँव के बीच में कहीं ना कहीं ऐसे इनिशिएटिव छोटे छोटे डेवलप होने शुरू हो गए हैं। काफ़ी बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश में बहुत बढ़ रहा है, महाराष्ट्र में बहुत बढ़ रहा है। तो लगभग है देश के हर हिस्से में, साउथ केरल वगैरह में तो बहुत है।
केरल में तो पूरी तरह से वो आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा के लिए लोग जाते हैं, और ऐसे ही ग्रामीण क्षेत्र में न केवल वो परंपरागत उनको खेलों से, परंपरागत चिकित्सा के पद्धतियों से जोड़ा जाता है, बल्कि उनके लिए ऐसी रेजिडेंशियल फैसिलिटीज़ हैं, जंगलों के अंदर ऐसे हाउसेस बनाए जा रहे हैं ताकि लोग अपना समय अच्छा गुजार सकें और उनको थोड़ा एडवेंचर भी होगा, आनंद भी मिलेगा। उत्तराखंड में बहुत सारे ऐसे सेंटर्स बन रहे हैं, कैंपिंग के ऐसे सेंटर्स बन रहे हैं, तो काम बहुत हो रहा है। यानी उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, हिमाचल है, बिल्कुल, ये सारी जगह ऐसे हैं जो एग्रो टूरिज्म के लिए बहुत ही उपयुक्त हैं, और यहाँ पर ये प्रयास थोड़ा तेजी से हो रहा है। बिल्कुल। एक चीज़ आपने कही कि चिकित्सा की बात आपने की, ये प्राकृतिक चिकित्सा और एग्रो टूरिज्म को हम कहीं रिलेट भी कर सकते हैं। देखिए क्या है, जो एग्रो टूरिज्म है एक्चुअली वो पूरी तरह से चिकित्सा की तमाम पद्धतियों को मिलाता है। पहले तो क्या है कि जब आप फ्री स्पेस में जाते हैं, जहां आप नेचर से आप कनेक्ट होते हैं, फ्रेश एयर मिलती है, तो पहली चिकित्सा तो आपकी ऑक्सीजन का लेवल बढ़ा, पहले शुरू हुई। दूसरा, आंखों में, जैसे हमारे यहाँ रंग चिकित्सा भी है, तो आंखों में जितने रंग आप पहुंचा पाएंगे, अच्छा, उसका इम्पैक्ट आपके शरीर पर पड़ता है। यही वजह है कि जब पहाड़ों पर आप जाते हैं तो आपके आनंद की अनुभूति बदलती है, या आप ऐसे भी प्राकृतिक जंगल के क्षेत्र में जाते हैं तो आपको अच्छा अनुभव होता है, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और वो प्राकृतिक वास चाहता है, लेकिन वो कंक्रीट के जंगलों के बीच में, केमिकल पुते घरों के बीच में उसकी जो सांस है वो कहीं फंस रही है, तो वो एक उसके लिए एक क्या कहना चाहिए कि एक जेल की जैसा हुआ है। तो उसको थोड़ा जो खुला वातावरण मिलता है उससे लाभ मिलता है। दूसरा, प्राकृतिक चिकित्सा में कि आहार की चिकित्सा बहुत महत्वपूर्ण है। अगर शुद्ध आहार और जो वनस्पतियों से मिश्रित तत्व हैं वो आपके शरीर में पोषण तत्वों की पूर्ति करते हैं। तो जो प्राकृतिक खेती करने वाले या जैविक खेती करने वालों के यहाँ एग्रो टूरिज्म खास करके ज़्यादा बड़ा है, तो वहाँ जब आप जाते हैं तो शुद्ध आहार मिल रहा है। दूसरा, उसमें भी जैसे आप मट्ठा है, तो आपके शहर में मट्ठा आपको किसी ब्रांड का मिलता है, मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, मिलेगा, हाँ। तो जो ब्रांड का मिलता है तो एक्चुअली क्या है, वो उसकी जो पद्धति है वो आयुर्वेद के सिद्धांतों पर नहीं है। वो क्रीम निकाली जाती है, बनाई जाती है, और जब बिलोना पद्धति से गांव का मट्ठा मिलेगा तो न केवल उसमें बैक्टीरिया रिच होगा, बल्कि उसका स्वाद भी अलग होगा, और फील भी आपको उस गांव में जब आप रहे हैं वो अनुभूति मिलती है। तो आपकी बहुत सारी यादों में जो रचा बसा संसार है वो पुनर्जीवित हो जाता है, और बड़ा बच्चा जो है वो सामने दिखता है। दर्शकों, ये बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं जिसे राधेश्याम दीक्षित जी यहाँ पर बता रहे हैं। एग्रो टूरिज्म के साथ साथ कितनी सारी सुविधाएं हैं, कितना लाभ है, और उसका कितना फ़ायदा, लाभ, बेनिफिट, हम जैसे भी जिन भी शब्दों का प्रयोग करें, क्योंकि हमें स्वास्थ्य का लाभ है, हमें अर्थ का लाभ है, और हमें आनंद की जो अनुभूति होती है जो हमें कहीं मिलती नहीं है, उसका भी बहुत बड़ा लाभ है। अनुभव संसार बहुत बढ़ता है। अनुभव बहुत संसार। मैं आपको अनुभव बताऊं जेपी भाई कि अभी हम लोगों ने एक ग्राम उत्सव किया। तो ग्राम उत्सव यही एग्रो टूरिज्म का एक कॉन्सेप्ट है कि इसमें पूरी गांव की संस्कृति मिले, जिसमें शहर के परिवार आए तो पहले जो शहरी बच्चे उनको लगा कहाँ फंसा दिया, लेकिन कुछ देर बाद जब उनको वो फ्रीडम मिली गांव के बच्चों के साथ, वो पेड़ों पे चढ़ सके, वो झूलों पे झूल सके, वो गिल्ली डंडा खेल सके, जब वो टायर चलाने का उनको जो सुख मिला, तो उनको लगता था ये तो कुछ नहीं है, क्योंकि उनको अच्छे खिलौने मिलते हैं, लेकिन जो उसमें उनकी अनुभूति बढ़ी तो पेरेंट्स को घर ले जाना उनके लिए मुश्किल हो गया। इतना एंगेजमेंट था, उनको अपने कपड़ों की सुध भूल गई, और वो जो असली आनंद है उसमें वो गोते लगा रहे थे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। और अभी क्या है कि जैसे एक और बहुत महत्वपूर्ण बात, जैसे आजकल शहरी जीवन या शहरी शिक्षा जो है वो मिट्टी से काट रही है, क्योंकि मिट्टी वो डस्ट है, वो मिट्टी हमारे पंच तत्वों की मिट्टी नहीं है, तो जो डस्ट है उससे डर पैदा होता है, जबकि वो मिट्टी जो है वो हमें हमारे लिए चिकित्सा, मिट्टी की भी चिकित्सा है। तो जब हम खेतों में जाते हैं, जब खेतों में जाते हैं तो उस मिट्टी के साथ, उसके जीवन के साथ जुड़ते हैं, तो जब जीवंत वातावरण होगा तो आपके में जीवन तत्व बढ़ता है। बिल्कुल बढ़ता है। तो ये बहुत, इस चीज़ को वो लोग तो खैर बेहतर महसूस कर सकते हैं जिन्होंने ग्राम्य जीवन में अपना जीवन बिताया है और उनका बचपना हुआ है। हम जैसे लोग हैं या आप जैसे लोग हैं जिन्होंने इसको जिया है, लेकिन वो शहरी बच्चे जिनका जीवन सारा मोबाइल और सोशल मीडिया पे बीता जा रहा है, उन्हें ये नहीं मालूम होता कि नंगे पैर हम जब खेत की मेड़ पर चलते हैं तो उसकी फिसलन हमारे पैरों के नीचे या हमारे गहुओं से जब मिट्टी सरकती है तो उसका स्पर्श सुख क्या होता है। इन सब चीज़ों से वंचित रह जाता है, और ये ज़रूरी भी है। एक जानी मानी डॉक्टर हैं लखनऊ की, जिन्होंने हमसे ये कहा कि ये जो आजकल के पढ़े लिखे समाज के लोग ऐसे हैं जो बच्चों को बिल्कुल कर देते कि नहीं वो वर्षा जल का आनंद न लें, बीमार पड़ जाएंगे, वो मिट्टी का आनंद न लें। अरे भैया, कृष्ण कन्हैया भी मिट्टी खाते थे और सब कुछ है, तो उसका आनंद उन्हें मिलना चाहिए। और आपने बड़ी अच्छी बात उसमें जोड़ी कि पंच तत्वों में हमारा एक धरती तत्व जो है मिट्टी है, तो वो
उसका शरीर में उसका संतुलन होना चाहिए, उसका संतुलन होना और चाहिए। जो हमारे दर्शक हैं और घुमक्कड़ प्रवृत्ति के लोग हैं जो इस शो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि अभी आप ये देखें कि मिट्टी का जो ना मड में खेलना या मिट्टी से स्नान करना, ये पूरा एक प्रक्रिया है, प्रक्रिया है। हाँ, इवन गोबर का स्नान हमारे आयुर्वेद में इसका वर्णन है। और देसी गाय के गोबर का जो स्नान है वो तमाम तरह के, अगर किसी को चर्म रोग है, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं, तो बहुत सारी समस्याओं का हल होता है। लेकिन सुनने में ऐसा लगता है कि अवधारणा गलत है, क्योंकि हम लोग उसके जो वैल्यूज हैं उसको नहीं जानते, हम लोग मल के रूप में जानते हैं, तो इसलिए गड़बड़ है। मैंने कहीं और भी पढ़ा था कि उधर संबंधी अगर आपको कोई विकार हो जाता है तो कुछ ऐसे तालाब की गहरी मिट्टी का लेपन भी आपके पेट पर किया जाता है और वो मिट्टी पूरी दवा होती है। बिल्कुल, क्योंकि जो पोषक तत्व हैं वो तालाब की मिट्टी में भरे होते हैं, इसलिए उसका जो है आपका जब लेप लगाते हैं तो वो सारे पोषक तत्व भी आपको बैलेंस करते हैं बॉडी को। तो बॉडी चूंकि 5 तत्वों से मिली है, क्षिति जल पावक गगन खमीरा पंच तत्व मिल बना शरीरा, तो धरती पे जो कुछ भी है इन 5 तत्वों से है। हमारे शरीर में जो विकार आते हैं तो उनके इम्बैलेंस से आते हैं, तो उनका बैलेंस कैसे हो, इसलिए प्रकृति के बीच में उस संतुलन को साधिए, जीवन को सुंदर बनाइए, और आनंद की अनुभूति धन से कम होती है, जीवन से ज़्यादा होती है। तो वास्तविक बहुत अच्छी बात कही है राधे श्याम जी ने कि आनंद की अनुभूति धन से कम होती है। जीवन के आनंद को अगर आपको लेना है तो प्रकृति के साथ जुड़िए, और आखिर लोग लौट रहे हैं हमारी उसी मूलभूत परंपराओं पर। लोग प्रकृति से जुड़ना चाहते हैं, लोग शुद्ध देशी घी तलाश रहे हैं, लोग कोल्ड प्रेस ऑयल तलाश रहे हैं आज, क्योंकि हमारे मन में जो एडवर्टीजमेंट टीवी पर आते हैं वो भी इतना भ्रम भर चुके होते हैं और उसी भ्रम की वो कमाई लेते हैं। आपने बहुत ठीक बात की। मुझे लगता है कि दर्शकों को जागरूक करना बहुत ज़रूरी है कि जितने भी विज्ञापन हैं वो निश्चित रूप से किसी कंपनी के होंगे, और कंपनी के पीछे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का लक्ष्य उस कंपनी को एनी हाउ बाय हुक और बाय क्रुक प्रॉफिट में ले जाना है। तो जब प्रॉफिट में ले जाना लक्ष्य है, उसमें आपकी सेहत, आपका स्वास्थ्य, आपका हित सेकेंडरी है, प्राइमरी नहीं। इसलिए जिन लोगों की जिम्मेदारी प्राइमरी तौर पर आपके हक को पूरा करने की है, उनके साथ चले। यानी किसान जो है वो प्राथमिक है, वो प्रकृति का पूजक है, प्रकृति का पोषक है, प्रकृति के साथ सहचारी है। उसके खेत का गेहूं जब पैकेट बंद होकर आपके आता है तो उसमें रसायन भरा होता है, क्योंकि उसको सेव करना है, उतने शेल्फ लाइफ बढ़ानी है। लेकिन जब किसान आपको देगा तो मुमकिन है कि कई बार हमने अनुभव किया है कि किसान जो है, आप जाते हैं तो सब्जियां आपके थैले में भर देता है, कीमत नहीं मांगता। यानी आपके साथ उसका रिश्ता है। इस रिश्ते को और मजबूत होना चाहिए। इससे आप भी तरक्की करेंगे, किसान भी तरक्की करेगा और देश खुशहाल होगा। तो साथियों, घुमक्कड़ में आज आपने बहुत सारी बातें जानी। बस हमारा यही कहना है कि इस बार जब आपके अंदर की घुमक्कड़ प्रवृत्ति जागे तो याद कर लीजिएगा वेन-सांग को, फाहियान को, जिनके अंदर घूमने की इतनी शक्ति थी, इतनी ज़्यादा उत्कंठा थी अंदर कि वो घूमने के लिए निकल पड़े। और घूम करके हम जितना कुछ जान सकते हैं उतना शायद किताबों को पढ़ करके नहीं जान सकते हैं। और जान करके हम अपने जब इस शरीर का विज्ञान समझेंगे, अपनी प्रकृति का विज्ञान समझेंगे, तो हमारा स्वास्थ्य बेहतर होगा, हमारी दिनचर्या बेहतर होगी, और आप आनंद से अगर रहेंगे तो हमारे प्रोग्राम भी आप खूबसूरती के साथ सुन पाएंगे, देख पाएंगे। आपके स्वास्थ्य की बेहतर कामना करते हुए हम यही कहेंगे कि अगली बार घूमने का अगर प्लान बनाइए तो किसी एग्रो टूरिज्म के अकॉर्डिंग अपने प्लान बनाइए और ज़मीन से जुड़िए। आप इस कार्यक्रम में बहुत बहुमूल्य बातें बताई, हम आपका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं रेडियो जय घोष की तरफ से। और दर्शकों, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगले अंक में आपसे। नमस्कार। जय घोष।